अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोकैड इंट्रोडक्शन और यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग, यूनिट सेटिंग, ऑटोकैड कमांड्स और नेविगेशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें, मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग में सबसे पहले वर्क स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वर्क स्पेस को हम नीचे टॉगल की से चेंज कर सकते हैं। ये वर्क स्पेस का स्विच बटन होता है। यहाँ ड्रॉप मेन्यू पर क्लिक करके आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जो हमारा 2D के लिए यूज होता है, उसके नीचे 3D बेसिक है और 3D मॉडलिंग है, जो कि हम 3D मॉडलिंग ड्राइंग बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ नीचे आपको वर्क स्पेस नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर से आप जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको 3D बेसिक पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा ये वर्क स्पेस 3D बेसिक में चेंज हो गया है। इसी तरह मैं आपको वापस 2D में करने के लिए मुझे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास नीचे ये टॉगल की सेटिंग्स होती हैं। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर पे ये हमारे पास जो ब्लू कलर के हाईलाइट आइकॉन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इस वक्त ऑन है यानी एक्टिव है। और जो आपको निम्न नज़र आ रहे हैं ये ऑफ हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड है। ये जो ग्रिड होता है इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके ऑफ करके अपनी स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। उसके बाद डायनामिक इनपुट आपको कर्सर के साथ साथ नज़र आएगा। आप यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको कर्सर के साथ साथ ही नज़र आएगा। कोई भी लाइन लगाने के लिए डिस्टेंस देंगे या कोई एंगल देंगे तो उसकी रेटिंग जो है वो आपको यहाँ कर्सर के साथ साथ नज़र आएगी। मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करता तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑटो स्नैप होता है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्नैप। इसको हम ऑब्जेक्ट स्नैप के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो मोड होता है। ऑर्थो मोड कोई भी स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए यूज होता है। अगर ऑर्थो मोड ऑन होगा तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ तो ये देखें, मैं माउस को ऊपर नीचे जिधर भी करूँगा मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। लेकिन मैं जैसे ही इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ से आप देखें मेरी ये लाइन, मैं माउस को जिधर करूँगा तो मेरी लाइन इसी एंगल में लगेगी। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसकी शॉर्टकट की F8 होती है, तो देखें ये मेरा कर्सर यहाँ से ऑफ हो गया है। इसके बाद हम व्यू में आ जाते हैं। व्यू की सेटिंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास UCS आइकॉन है। UCS आइकॉन हम उसको कहते हैं, ये देखें मैं माउस से जूम इन आउट कर रहा हूँ तो ये मेरी ड्राइंग के साथ साथ ही जा रहा है। अगर इसको फिक्स करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके UCS आइकॉन सेटिंग में शो UCS आइकॉन, तो ये एक ओरिजिन पे फिक्स हो जाएगा। और अगर इसको आपने ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद व्यू क्यूब को भी हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेविगेशन बार को भी हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और मैं मोस्टली इसको ऑफ ही रखता हूँ। व्यू क्यूब को भी मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि इसका यूज मोस्टली 3D ड्राइंग में होता है। उसके बाद अगर आपको ये फाइल टैब शो नहीं हो रही तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फाइल टैब्स हमारी ये होती हैं, देखें अभी ऑफ हो गई, अब ये दोबारा से ऑन हो गई। इसके नीचे अगर आपको लेआउट टैब्स नज़र नहीं आ रहे
तो आप लेआउट्स टैब को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड लाइन की सेटिंग है, तो यहाँ से आपने इनपुट सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपने ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्ट, सर्च सिस्टम वेरिएबल, सर्च कंटेंट और मिड स्ट्रिंग सर्च को आपने सिलेक्ट रखना है। उसके नीचे लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सिलेक्ट होता है। मैं इसको 3 कर लेता हूँ। तो देखें इसका क्या मतलब है कि ये आपको 3 हिस्ट्री दिखाएगा जो कि ड्राइंग के एरिया को कवर कर रही होती है। तो इसको पर्सनली मैं 1 पर रखता हूँ। इसको मैं दोबारा 1 पर कर देता हूँ। इसकी वैल्यू को भी मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स की सेटिंग होती है। ये जो आपको स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस और इसके दरमियान स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं इसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं, और जो दरमियान में स्क्वायर है इसको हम पिक बॉक्स बोलते हैं। क्रॉस हेयर बेसिकली ड्रा के लिए होता है। कोई भी चीज़ अगर आपने ड्रा करनी हो तो उसके लिए क्रॉस हेयर यूज़ होता है, और कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए पिक बॉक्स यूज़ होता है। अगर आप ड्रा पैनल के अंदर से कोई भी कमांड एक्टिव करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन एक्टिव की, तो देखें मेरा जो अब कर्सर है वो इसमें सिर्फ क्रॉस हेयर रह गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस रह गई हैं, जबकि दरमियान से स्क्वायर गायब हो चुका है जो कि हमारा पिक बॉक्स था। इसी तरह अभी मैं एस्केप से इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं मॉडिफाई में मूव टूल को एक्टिव कर लेता हूँ। तो अब देखें मेरा सिर्फ पिक बॉक्स नज़र आ रहा है, जबकि मेरा क्रॉस हेयर जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थी शो नहीं हो रही। देखें यहाँ से मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं जब लाइन पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं सिर्फ लाइन को ड्रा कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस होता है क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स में। हम क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें ऑप्शन विंडो में जाना पड़ेगा। ऑप्शन विंडो में जाने के लिए हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। हम इसकी शॉर्टकट की OP टाइप करके एंटर प्रेस करने के बाद भी जा सकते हैं, और इसको हम ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन पे भी क्लिक करके यहाँ ऑप्शन से भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम कमांड लाइन पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन से ऑप्शन की विंडो के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले आपने फाइल्स में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। डिस्प्ले टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये थीम होती है, इसको आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लाइट रखनी है चाहे डार्क। उसके बाद ये स्क्रॉल बार है, इसको हम ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रॉल बार क्या होती है, ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, ये ड्राइंग्स को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार होती है। चूँकि हम ऑटोकैड के अंदर स्क्रॉल वाला माउस यूज़ करते हैं, इसकी मदद से हम ड्राइंग को इधर उधर मूव करते हैं, इसलिए स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं पर्सनली इसको ऑफ रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा, क्योंकि इसको ऑफ रखने से ड्राइंग एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखें ये बड़ा हो गया है। इसके बाद नीचे आप कलर्स में आएँ, कलर्स में आप यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, जैसे मेरा ब्लैक है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। क्रॉस हेयर व्यू कोड कंट्रोल के कलर चेंज कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले रेजोल्यूशन में आर्क एंड सर्कल स्मूथनेस है, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 100 हो सकती है। इसको आपने मिनिमम 1000 से लेकर 2000 तक रख लेना है। ये क्या होता है कि जब आप कोई लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, आपका ड्राइंग एरिया बड़ा हो जाता है, तो आपके जो आर्ट्स और सर्कल की स्मूथनेस होती है वो आपको सही नज़र नहीं आती। तो इसकी स्मूथनेस के लिए आप इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको आपने हमेशा ज़्यादा रखना है।
उसके बाद हमारे पास ये जो क्रॉस हेयर का साइज होता है, जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में पढ़ा था, जिसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं, इसका साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये फुल कर देता हूँ तो और अप्लाई करने के बाद ओके करता हूँ, तो देखें मेरे क्रॉस हेयर की लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितनी बड़ी हो गई हैं। ये हर एक की अपनी मर्जी होती है कि वो कितना रखना चाहता है, वो कितने में कंफर्ट है। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 7 रखता हूँ, आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा। इसके बाद ओपन एंड सेव है। ओपन एंड सेव में आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन की शो हो रही होगी। जैसे मेरे पास 2018 वर्जन की ड्राइंग में ये सेव होगा। हमने इसको ऑटोकैड 2004 में सेव करना है। उससे क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर किसी को 2020 या 18 में ड्राइंग सेव करके देता हूँ और उसके पास 2015 वर्जन है, तो वो ये ड्राइंग मेरे वाली ड्राइंग इसके ऑटोकैड में ओपन नहीं होगी, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन की ड्राइंग लो वर्जन में ओपन नहीं होती। तो इसीलिए हम इसको लो से लो रखते होते हैं, ताकि हमारा जिसके पास 2004 से ऊपर ही वर्जन होगा तो वो उसको इजीली ओपन कर सकेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक सेव पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होगा। इसको आपने यहाँ से हटा लेना है, क्योंकि ये हर 5 मिनट 10 मिनट जो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किए होंगे, उसके बाद आपकी ड्राइंग को सेव करना शुरू कर देगा। अगर आपकी ड्राइंग एक लार्ज स्केल पे बनी हुई है और वो बहुत हैवी फाइल्स है, तो बार बार सेव करने से आपका जो काम करने की प्रोग्रेस है वो मुतासर होगी, क्योंकि हर सेव पर आपका 1 या 2 मिनट लाजमी ज़ाया होंगे। तो मैं इसीलिए इसको यहाँ से ऑटोमेटिक सेव से क्लिक हटा देता हूँ। जब मुझे फील होता है कि मैंने इतना काम कर लिया है कि मुझे आप ड्राइंग सेव करनी है, तो मैं इसको सिंपल Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद ये नीचे आपके पास क्रिएट बैकअप कॉपी विद ईच सेव, इस पर टिक लगा होगा, आपने इसको भी हटा देना है, क्योंकि ये हर सेव के साथ एक बैकअप कॉपी क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ड्राइंग को 100 बार सेव किया है, तो आपकी 100 बैकअप कॉपीज बन जाएंगी, जो कि आपकी मेमोरी को फुल करती जाएंगी। तो मैं इसको पर्सनली ऑन नहीं रखता। इसके बाद आपने प्लॉट एंड पब्लिश पे कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपका प्रिंटर है तो आप उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम में आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। यूज़र प्रेफरेंस में आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। ड्राफ्टिंग में आपने ऑटो स्नैप मार्कर साइज, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आपने इसको एक दरमियाना सा रख लेना है, मैं इतना रखता हूँ। अपर्चर साइज को भी आपने अपनी मर्जी के मुताबिक दरमियाना सा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 3D मॉडलिंग में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। सिलेक्शन टूल में जैसे हमने पिक बॉक्स साइज के बारे में पढ़ा था, तो पिक बॉक्स साइज को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पिक बॉक्स हमारा सिलेक्शन के लिए टूल होता है। इसको ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो भी आपको तंग करेगा और ज़्यादा छोटा करेंगे तो भी आपके लिए मुश्किल होगी। तो इसको आपने दरमियाने साइज के लिए सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रिप साइज है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रिप साइज भी आपने एक दरमियाने लेवल का रख लेना है। उसके बाद प्रोफाइल में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपसे कोई बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है इसकी इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग हो गई है और आपको समझ नहीं आ रही कि मुझसे क्या चेंजिंग हो गई है, तो आप यहाँ प्रोफाइल में आके रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, यानी सारी सेटिंग दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी। ओपन एंड सेव में देखें ये ऑटोमेटिक सेव पे क्लिक हो गया है। दोबारा क्रिएट बैकअप कॉपी पर भी क्लिक हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट।
तो डिस्प्ले में कुछ सेटिंग्स हैं जो दोबारा वापस बाय डिफ़ॉल्ट पे चली गई हैं। ये थी ऑप्शन की सेटिंग, इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें यूनिट की सेटिंग करनी होती है। यूनिट की सेटिंग करने के लिए हम इधर ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन में जाएंगे। यहाँ ड्राइंग यूटिलिटीज़ में आपको यहाँ यूनिट्स मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करें, या आप ऑटोकैड की कमांड लाइन में UN की शॉर्टकट की है वो टाइप करके जस्ट इंटर या स्पेस प्रेस करें तो आपकी वो यूनिट में चले जाएंगे। यूनिट सेट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑटोकैड के अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं, ऑटोकैड के अंदर कोई 150 से लेकर 200 तक कमांड्स हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं। तो कोई भी कमांड टाइप करने के बाद आपको इंटर या स्पेस बार को प्रेस करना लाजमी होता है, तब वो कमांड जाकर एक्टिवेट होती है। जैसे अभी मेरे पास लाइन की शॉर्टकट की एक होती है कमांड जिसे लाइन है, लाइन कमांड है, इसकी शॉर्टकट की L है। तो जैसे ही मैं कमांड लाइन बार में L एंटर करता हूं तो अभी तक मेरी कमांड एक्टिव नहीं हुई, मैं लाइन नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे ही मैं बैक स्पेस बार प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा कर्सर जो है वो क्रॉस हेयर में चेंज हो गया है कि अब ये मेरा ड्रा करने वाला कर्सर आ गया है, जैसे शुरू में आपको बताया था। और नीचे अगर आप कमांड लाइन में देखें तो आपको वहां पे भी पता चल रहा है कि अब आप लाइन का पहला पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे ये याद रखने कि आपने कोई भी ऑटोकैड की कमांड की शॉर्टकट की जब लगानी है तो उसके बाद इंटर और स्पेस बार को प्रेस करना है, और उस कमांड को ख़त्म कैसे करना है या कैंसिल करना है, आपको एस्केप का बटन दबाना है, एक दफ़ा प्रेस करना है तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। ऑटोकैड की जो मोस्टली कमांड्स होती हैं वो उसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। इस कमांड की फर्स्ट, सेकंड या 3 लेटर के साथ उसकी शॉर्टकट की से शुरू होती हैं। जैसे लाइन कमांड है तो लाइन की जो शॉर्ट की है वो लाइन का पहला अल्फ़ाबेट L है। इसी तरह अगर मैं कॉपी की बात करूं तो कॉपी की CO है। अब कॉपी की CO क्यों है, C क्यों नहीं है? तो वो इसीलिए नहीं है कि सर्कल की जो शॉर्टकट की है वो C है। अब एक शॉर्ट की 2 कमांड के लिए नहीं हो सकती, तो इसीलिए ऑटोकैड ने C सर्कल को दे दिया और CO कॉपी को दे दिया। इसी तरह मैं अगर रेक्टेंगल की शॉर्टकट की बात करूं तो वो REC होती है। REC अब क्यों होती है? अब ये 3 लेटर आ गए हैं तो R हमारे पास और कमांड के लिए शॉर्टकट की है, RE हमारे पास और कमांड के लिए शॉर्टकट की है, और रेक्टेंगल के लिए फिर हमारे पास REC बनती है। कोर्स के एंड पे मैं ऑटोकैड शॉर्टकट कीज का एक PDF फाइल जो अटैच कर दूंगा तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास ऑटोकैड कमांड के बारे में। इसको हम आगे साथ साथ जो भी वर्किंग करेंगे हर कमांड्स की शॉर्टकट की को हम सीखेंगे। अगर आप कमांड की शॉर्ट की याद नहीं करेंगे तो आपके लेवल के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज को यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की से आपके काम करने की स्पीड तेज़ होती है। हर पैनल के अंदर इसकी जो कमांड्स हैं वो मौजूद होती हैं। अगर आपको यहाँ पे भी कोई कमांड्स नज़र नहीं आ रही तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके, या आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएं, यहाँ शो मेन्यू बार पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू बार शो हो जाएंगी। उसके अंदर आप जैसे ये ड्रा है, ड्रा के अंदर इसकी तमाम जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यही कमांड्स आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी। कुछ कमांड्स आपको यहाँ पे लार्ज स्केल में नजर आ रही हैं, लार्ज आइकन है, लेकिन अगर आप ड्रा के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करें तो आपको मजीद एडवांस लाइन नजर आएंगी जिनका जो आइकन है वो ज़रा स्मॉल है। ये एडवांस यूज़ होती हैं, इसलिए
जो है इनका आइकॉन लार्ज है। एडवांस लेवल के लिए तो इसीलिए इसको नीचे रखा गया है। जो हमारी बेसिक कमांड्स हैं इनको ऊपर रखा गया है। हर पैनल में जैसे ड्रा की, मॉडिफाई की, इनविटेशन लेयर, प्रॉपर्टीज, ये था ऑटोकैड कमांड्स के बारे में लेक्चर जो हमने पढ़ा। इसको हम मज़ीद साथ साथ हर एक कमांड की शॉर्टकट की पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको याद रखना है, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही इसको सीखना आसान होगा। और एक बात याद रखनी है कि ऑटोकैड के अंदर अगर आप कहीं पे भी शॉर्टकट की लगाने के बाद फंस जाएं, भूल जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन की शॉर्टकट की लगाई और मैं यहाँ पे लाइन या कमांड लाइन के अंदर मैंने L इंटर किया। अब L इंटर करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, तो आपने जस्ट बैक स्पेस को प्रेस कर लेना है। अब भी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने क्या करना है, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बेसिकली खुद ही आपको गाइड करता है। जैसे आप यहाँ नीचे, जैसे ही आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब है कि हमने पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो मैंने पहले पॉइंट पर क्लिक किया तो अब मुझे कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इट्स मीन कि अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं कोई सा भी नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट या एग्जिट या अनडू, तो जो भी मैंने सिलेक्ट करना है इस पर मैं क्लिक करके एग्जिट या अनडू पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने कमांड से बाहर निकलना है तो मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा या एस्केप का बटन दबा दूंगा। मैंने एग्जिट पे क्लिक कर दिया तो देखें अब मैं कमांड से बाहर निकल गया हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है या नहीं, एक्टिव हुई है नहीं, तो वो आपको इस कर्सर से पता चलेगा। अभी देखें, मैं अगर ड्रा टूल बार में से कोई टूल्स सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने सर्कल किया, तो देखें अभी जो पहले कर्सर था वो चेंज होकर सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन रह गई हैं। इट्स मीन कि मेरी अब ड्रा में कोई कमांड एक्टिव नहीं है, एक्टिव है। इसी तरह अगर मैं मॉडिफाई में से कोई कमांड एक्टिव करता हूं तो देखें मेरा अब कर्सर चेंज होकर इसमें चला गया है। तो अगर मैं इसको स्केप करता हूं तो देखें अब मेरा कर्सर एक नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल शेप में है। तो इस कर्सर से आपको पता चलेगा कि आपकी कोई भी कमांड एक्टिव है या नहीं। इसके बाद हम सिलेक्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सिलेक्शन करने के लिए कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और उसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब देखें सिलेक्शन ऑटोकैड के अंदर जो सिलेक्शन विंडो होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है राइट टू लेफ्ट जो आपको ग्रीन नजर आ रही है जिसका कलर ग्रीन है, एक होती है लेफ्ट टू राइट जिसका कलर ब्लू है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप राइट टू लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये विंडो अगर कुछ ऑब्जेक्ट के किसी एक एज पे भी टच हो गई तो वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये ग्रीन से मैंने ये सिलेक्ट की और देखें ये मेरे सिर्फ इसको रेक्टेंगल को और ये सर्कल का एक एज इसने सर्च किया और ये पूरी सिलेक्शन में हो गई। जबकि अगर लेफ्ट टू राइट क्लिक करें तो देखें ये मैं इस पे इतना ज़्यादा जो है इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इसकी सिलेक्शन में नहीं आ रहा। तो ये जो लेफ्ट टू राइट होती है इसके अंदर जब तक इस विंडो के अंदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो आपकी सिलेक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखें मैंने इतना एरिया लिया है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें सिर्फ सर्कल जो है वो सिलेक्ट हुआ है जबकि रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं हुए। जबकि मैं इस तरफ से लेता हूँ विंडो तो अब मेरी सर्कल और रेक्टेंगल दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं।
तो ये आपने याद रखना है कि आपने कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है और बाकियों को आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपने फिर लेफ्ट टू राइट विंडो की सिलेक्शन लेनी है। इससे आपकी बाकी सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट नहीं होगा, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ आप जिस स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं वो ही सिलेक्ट होगा। और अगर आपने ऑल ड्राइंग सेलेक्ट करनी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए तो फिर आप इसको राइट टू लेफ्ट आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले हम यूनिट की सेटिंग करते हैं। हम यूनिट की सेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनिट सेटिंग के लिए हमें यहाँ ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन से ड्राइंग यूटिलिटीज़ में क्लिक करके नेट पर क्लिक करेंगे तो हम यूनिट में जा सकते हैं। वैसे इसकी शॉर्टकट की UN है। आप कमांड लाइन में UN टाइप करने के बाद इंटर करें तो आप इसी विंडो में आ जाएंगे। इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं।